चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। देख थंबनेल से तो आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या करने वाले हैं, फिर भी हम बता देते हैं कि इसके झा सर का जो 4100 प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट 18 करने वाले हैं। अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 17 कर लिया है। अगर आपने 17 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसके झा 4100 प्लस मैथ, इसके जो है 4100 प्लस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को हम शुरू करते हैं। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन और कहाँ से शुरू करेंगे, 252, यानी अभी तक हमने 251 क्वेश्चन को कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, टॉप क्लास का क्वेश्चन इसमें है। तो 252 क्वेश्चन कहता है कि एक प्रवेशिका पाइप और एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने के और खाली करने के लिए एक एक घंटा के क्रम में खोला जाता है। यानी 1 घंटा एक भरने वाले पाइप को। हमने मान लिया कि ए एक पाइप है जिससे भरा जाता है और बी जो एक पाइप है जिससे खाली कर दिया जाता है। खाली करने वाले को हमने भरने वाले को हमने प्लस से दे दिया, उस टंकी में पानी भरेगा, खाली करेगा तो माइनस कैसे है, उसे हमने बी दे दिया। भरने 1 घंटे के क्रम में खोला जाता है। टंकी खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से की जाती है। अगर टंकी खाली होता है तो प्रवेशिका पाइप से शुरुआत की जाती है, यानी ए से की जाती है, और 10.5 घंटा में टंकी खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5 घंटा लगता है। इसको 10.5 घंटा लगता है टंकी को भरने में। और निर्गम पाइप यानी खाली करने वाली टंकी भरी हुई टंकी को 35 घंटा में पूरी तरीके से खाली कर देता है। बी जो है 35 घंटा में पूरा टंकी को खाली कर देता है। अब हमसे पूछ रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी 1 घंटा के अंतराल पे खोलना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 10.5 दिया है तो 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा। अब 105 और 305 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। अगर हम ए की क्षमता देखें कि इसकी क्षमता क्या होगी तो 1050 बटा 105 यानी कि 10 की क्षमता से काम करेगा। अब बी की क्षमता देखें तो 1050 बटा 350 यानी कि ये 3 की क्षमता से काम करेगा। अब बात को समझिएगा, यहाँ हमने 10 से गुना किया था, यहाँ हम 10 से भाग दे देंगे तो हमारा टोटल वर्क कितना है, यानी कि मानिए कि 105 लीटर आपको पानी टंकी में पानी भरना है, 105 लीटर मान लीजिए। अब आप ये 10 पहले ए आएगा, 1 घंटा के अंतराल पे काम करने के बाद पहले ए आएगा, 1 घंटा काम करेगा तो कितना लीटर पानी भर देगा टंकी में, तो 10 लीटर टंकी में पानी भर देगा। बी आएगा, 1 घंटा में क्या करेगा, तो ए भरने वाला है, अब बी खाली करने वाला है। ए आएगा, इसमें से 3 लीटर खाली कर देगा तो कितना बचेगा, 7 लीटर। बात को समझिएगा, यानी कि आपका जो टंकी है 2 घंटा में 7 लीटर भरता है। बात को समझिएगा, 2 घंटा में 7 लीटर भरता है तो ये कहाँ है, 105 है। इसका मतलब है अगर इसमें 14 से इधर भी गुना कर दें, 14 से इधर भी, ये क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 घंटा में कितना भरेगा, 14 सते 98 लीटर भरेगा। यानी कि 28 घंटा में ये कितना लीटर पानी भरेगा, 98 लीटर। अब देखिए 98 में से 105 में से 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 लीटर पानी बचेगा। अब कौन खुलेगा, ए खुलेगा, 7 लीटर पानी को 10 के एफिशिएंसी से भरेगा तो 1 घंटा में कितना भर देगा, 1 से काट दीजिए, 1 घंटा में देखा जाए तो 7 छक 42, यानी इसको कितना मिनट में भर देगा, 42 मिनट में भर देगा। ये जो है 7 लीटर पानी को 10 के एफिशिएंसी से कितना मिनट में भर देगा, 42 मिनट में भर देगा। तो टोटल टाइम हमारे पास पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो ये 28 घंटा तो लग ही रहा है और ये 42 मिनट और लग जाएगा, यानी कि 28 घंटा 42 मिनट इसको टोटल भरने में लगेगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक रेट दिया हुआ है 8.1/3%, वार्षिक दर पर 1728 रुपया, कितने वर्ष में 2197 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना दिया है 1728 रुपया, अमाउंट कितना हो जा रहा है 2197 हो जा रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में टाइम हमसे पूछ रहा है। देखिए इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है कि अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। यहाँ से अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो देखें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। बात को समझिएगा, ठीक है। या ये कितना दिया है 8 गुना 8 3 24 25/3%। 25/3% को क्या लिख सकते हैं 25 चौके 100 यानी कि 1/12। अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देखें तो 12 से क्या हो जाएगा 13। देखिए जब प्रिंसिपल हमारा 12 से 13 हो गया, जब हम देखेंगे ये प्रिंसिपल 12 है अमाउंट 13 है, हम जानते हैं कि 12 का क्यूब इधर कर दें और 13 का क्यूब इधर कर दें तो 12 का क्यूब क्या होता है 1728 होता है और 13 का क्यूब होता है 2197। यानी कि रेट हमारे पास क्या आ गया समय हमारे पास सीधे यहाँ दिख जा रहा है कि टाइम कितना होगा, तो टाइम 3 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरीका है। दूसरा देखिए अगर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ से देखेंगे तो अमाउंट हमारा कितना है 2197 है और प्रिंसिपल कितना है 1728 है। यहाँ 1 प्लस R कितना दिया है 25/3%, क्या दिया है 25/3, तो क्या कीजिएगा 25/300 के पावर n। यहाँ से करेंगे इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी आपका आंसर वही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 कहता है कि एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होगी। देखिए मान लीजिए ये समचतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। क्या काटता है 90 डिग्री पे। थोड़ा सा समझने के लिए, समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। अब मान लीजिए इसे ए बी सी और डी कह दें। ABCD समचतुर्भुज है। ए का विकर्ण 16 सेंटीमीटर दिया है। अगर मान लीजिए BD का विकर्ण हमको 16 दिया है और AC का विकर्ण 12 दिया है, यानी कि अगर ये 6 होगा तो ये 6 होगा। बात को समझिएगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये 6 सेंटीमीटर, ये दोनों को क्या करता है 90 डिग्री पे काटता है, तो आधा ये हो जाता है आधा ये हो जाता है। अगर ये 16 है तो 8 ये होगा और 8 ये होगा। अब अगर ये इसको O मान ले तो ये क्या हो जाएगा, जब ये समकोण त्रिभुज है तो ट्रिपलेट जानते हैं, ट्रिपलेट होता है 6 8 10। अगर इसका आधार 8 है लंब 6 है तो ये कम क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर नहीं भी अगर जानते हैं तो निकाल भी सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कर्ण स्क्वायर निकाल सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64 यानी कि 100। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट का 100 यानी कि 10। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि परिधि क्या होगी, तो समचतुर्भुज की परिधि क्या होती है, इसकी परिधि हो जाएगी 4 गुना भुजा 4a कह सकते हैं, यानी कि 4 गुना भुजा। ये भुजा 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। आप देख लीजिए 6 8 10 क्या होता है, समचतुर्भुज का भुजा सभी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 255 क्या कहता है, एक ग्राफ दिया हुआ है,
निम्नलिखित सारणी एक फुटबॉल टीम का एक पूरे वर्ष खेले गए 7 टूर्नामेंटों में उसके प्रदर्शन के रिकॉर्ड को दर्शाती है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमसे कह रहा है प्रथम, द्वितीय, तीसरे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां मैच, जीते हुए मैच, जीता हुआ मैच कितना है, हारा हुआ मैच कितना है। जीता हुआ है 5, 4, 5, 6, 4, 3, 2। हारा हुआ मैच कितना है, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4। और कुल खेले गए मैचों की संख्या 8, 8, 7, 9, 6, 6, 6। तो हमसे पूछ रहा है खेले गए सभी मैचों में कितने प्रतिशत मैच में टीम ने जीत हासिल की है। जीत हासिल की है कितना में पूछा जा रहा है। तो सबसे ये टोटल मैच है, ये जीता हुआ कितना है, 4, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 26, 4, 24, 3, 27, 2, 29। 29 क्या है, जीता हुआ मैच। हारा हुआ कितना, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 2, 14, 14, 3, 17, 4, 21 और हारा हुआ मैच 21। टोटल मैच कितना खेला गया, 8, 8, 16, 16, 7, 23, 23, 23, 23, 23 और 9, 32, 6, 38, 38, 6, 44, 6, 50। यानी कि टोटल मैच 50 हुआ है, जीता हुआ मैच 29। तो टोटल मैच जीते हुए परसेंटेज क्या हो जाएगा, 29 मैच जीते हैं किस में, 50 में। तो 100 में कितना है, 50 दूनी 100, 29 दूना 58%। यानी कि 58% मैच जो है वो जीता गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 256। 256 क्वेश्चन कहता है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक दीवार है, यहाँ से एक सीढ़ी है, ठीक है। इसका कितना एंगल दिया है, 45 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया है, 10 मीटर की दूरी है। तो बोल रहा है कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये 10, 45 डिग्री ये, तो 45 डिग्री ये। हमने आपको बताया है कि 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये भी 1, और ये क्या हो जाता है, √2। अब इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस सीढ़ी की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। तो जब 10 ये है तो 10 ये भी होगा। जब 10 ये तो 10 ये, तो ये क्या हो जाएगा, 10 √2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 √2 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए कभी भी अगर 45 डिग्री का देखें, 45 डिग्री का दे, तो 45 डिग्री के सामने क्या होता है, ए। 45 डिग्री के सामने ए होता है, और ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, a √2 होता है। अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सीढ़ी की ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो ये 10 √2 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 257। 257 क्वेश्चन कह रहे हैं कि x + 3, x + 5, x + 8, x + 9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य और औसत दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि माध्य भी क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा में सभी संख्या। और औसत भी यही होता है। औसत भी क्या होता है, यानी कि सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। माध्य कहिए या औसत कहिए, बात कोई डिफरेंस नहीं होता है। माध्य ही औसत होता है, औसत ही माध्य होता है। चलिए हमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सभी का माध्य हमारे पास कितना दिया है, 9 दिया है क्वेश्चन में। अब इसको जोड़ दीजिए, x + 3, x + 5, x + 8 और x + 9। ये टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से इसे भाग दीजिए, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 45। 1, 2, 3, 4, 5, 5x जोड़ दीजिए प्लस 3, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 9, 25। ये 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5x = 20। तो x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। जब x का मान हमारे पास 4 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य क्या हो जाएगा। अंतिम 3 कौन है, x + 5, x + 8, x + 9। यानी कि अंतिम 3 का देखेंगे,
लास्ट 3 का, तो ये क्या है x प्लस 5 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 9 बट्टा ये कितना है 1 2 3, 3 से भाग दे देंगे। अब देखिए x का मान कितना है 4 है, तो 4 5 9, 4 4 4, 4 3 12 8 20, 20 9 29, 29 5 34, यानी कि ये क्या हो जाएगा 34/3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 34/3 यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 258। 258 क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 3√5 प्लस √125 का वैल्यू 17.84 है, तो √80 प्लस 7√5 का मान कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। देखिए 3√5 और ये 5 125। अब देखिए 3√5 को इसी कहने दें, और यहाँ से 25 25 5 कितना होता है 5.25, यानी कि अगर इसे हम 5 गुना 5 लिख दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा 17.84 के। यहाँ से 2 5 पे 1 5 बाहर आ जाता है, ये क्या हो जाएगा 3√5 प्लस 5√5 बराबर 17.84। तो 3√5 और 5√5 कितना हो गया 8√5 बराबर 17.84। तो यहाँ से √5 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 17.84/8, भाग देंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 तिरिके 24, यानी कि √5 का वैल्यू हमारे पास आ गया 2.23, यही आ गया। अब इसका वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे देखिए √80 को हम 4 गुना 5 लिख सकते हैं, ये 7√5 को रहने दीजिए। यहाँ से 4 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 4√5 प्लस 7√5, तो ये कितना 7 4 11√5, 11√5 हो गया। तो 11√5 का वैल्यू क्या है 2.23, तो गुने 2.23 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 223 322, जोड़ देंगे 3 2 5 2 2 4, यानी कि 24.53 हमारा आंसर आ जाएगा। 25.53 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोलिए कैसे लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 259 क्वेश्चन क्या कहता है कि राम के पास मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत वितरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 रुपये प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितनी होगी। आप यहाँ पाई चार्ट देख लीजिए, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ग्रॉसरी पे इसका कितना खर्चा है 27%, EMI पे 46%, पेट्रोल पे 9% और सेविंग पे 18%। इसकी टोटल कमाई जो है ये 55,000 है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है EMI कितनी देता है, EMI कितनी देती है 55,000 में से 55,000 का आप 46% मतलब होता है 46/100 निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25,300 रुपये। ये किस पे देता है तो EMI पे देता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 260 कहता है कि 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। पहले कह रहा है 25%, 20% और 10%। देखिए 25% का मतलब होता है 25/100 यानी कि 1/4, 20% का मतलब होता है 20/100 यानी कि 1/5, और 10% का मतलब होता है 10/100 यानी कि 1/10, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो निकालने, यानी कि 4 रुपया पर अगर 1 रुपया छूट देंगे तो किस पे बेचेंगे 3 रुपया पे, 5 रुपया पर अगर 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो कितना में बेचेंगे 4 रुपया पर, 10 रुपया में अगर 1 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो कितना में बेचेंगे 9 रुपया पर, यही बेचेंगे। 4 से 4 को काट दीजिए, ये क्या हो गया 10 × 5 = 50, 9 × 3 = 27। यहाँ कितना का अंतर आ गया 23 रुपया का अंतर आ गया, किस पे 50 पे। तो 100% पे कितना आ जाएगा
50 दूनी 100, 23 दूनी 46%, यानी कि एक जो समतुल्य बट्टा होगा वो 46% होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कर सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस देखेंगे 100 गुना 25% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना बेचिएगा, 75/100 पर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 80 रुपया 100, और 10% दे रहे हैं तो 90/100। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 उठाइए, ठीक है। 4 से काट दीजिए 25 बार में, 4 दूनी 8, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 9 6 पे 54, यानी कि आप 54% पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो यानी कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 46% डिस्काउंट दे रहे हैं। बात को समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 कहता है एक ठोस सिलेंडर जिसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर थी को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक बेलन है, जिसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, यही है। पिघला के मान लीजिए एक गोला इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। एक इसको पिघला के इसको गोला बनाया जाता है, तो हमसे इस गोले का त्रिज्या हमसे पूछ रहा है कि इस गोले का त्रिज्या क्या होगा, यही देखिए। अब बेलन का इस ठोस सिलेंडर का जो आयतन होता है, ठोस सिलेंडर का आयतन, ठोस सिलेंडर का आयतन जो होता है ये किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर। क्या हो जाएगा, इस गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब ठोस सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। और इसका क्या होता है, 4/3 πr³। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। पाई से पाई कट गया, r² से ये क्यूब कट गया, तो क्या हो गया r। h हमारा क्या है, नहीं r ये नहीं कटेगा, ये r² है, सिर्फ पाई कटेगा, ठीक है। क्योंकि इसका r हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो इसका r क्या है, 6 का स्क्वायर। इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 4/3 r³। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 गुना 9, और ये 3 आके इधर गुना हो जाएगा 3, ये कट जाएगा 4 9 36। तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ r³ का मान हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 3, 9 गुना 9 गुना 3। अगर यहाँ से r का वैल्यू निकालें तो ये क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, 9 गुना 9 गुना 3। अब इस 9 को अगर हम 3 गुना 3 लिखते हैं तो ये 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 बाहर कब आ जाएगा, 3 3 पे 1 3 बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यूबिक रूट 9, यानी कि r हमारे पास क्या आ गया, 3 क्यूबिक रूट 9, ठीक है। यानी कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 262 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 140 भागा 61 माइनस 36 माइनस 40 माइनस 60 भागा 12 गुना 6। अब देखिए ये सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम इन सभी क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में बोडमास रूल को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। क्या कीजिएगा, बोडमास रूल को फॉलो। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 12 5 60, 6 5 30, 40 में से 30 जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 में से 30 गया 10, यहाँ आ गया 36 माइनस 10, क्या हो जाएगा 26। तो 61 माइनस 36, 61 माइनस 26 कितना आ गया, 11 में से 6 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, 35, 35 भागा 140, यानी कि 35 दूना 70, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 263 क्वेश्चन कहता है कि ए बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। चुपचाप लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में कर सकते हैं। ए भाई साहब हैं
और 20 भाई साहब हैं, ये दोनों मिलके 97.2 दिन में काम कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को बी और सी इसी कार्य को 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ आ गया पॉइंट, मामला हो गया गड़बड़। अब क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो इसमें 10 से गुना करेंगे 810, इसमें करेंगे 972 और इसमें करेंगे 1620। अब इन सभी का एलसीएम हम क्या लें, ठीक है। अब हम एलसीएम ले लेते हैं इन सभी का 4860 एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना बार में जाएगा, 8 छक 48। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता देखें तो क्या हो जाएगा, 4860/810 यानी कि 6। ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, 9 पचे 45 और 7 पचे 35 यानी कि ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा 5। बी प्लस सी का देखें तो 1620 × 3 यानी कि इसका क्षमता हो जाएगा 3। अब हमसे क्या कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितना दिन में कर सकता है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 6 है। और बी प्लस सी का कार्य ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता देखें, बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 3। तो ए का कितना होगा, 3। अब देखिए ए प्लस बी का 5 है। जब ए प्लस बी का 5 है और ए का 3 है तो बी का कितना होना चाहिए, तो बी का होना चाहिए 2। यानी कि बी की क्षमता हमारे पास निकल के आ गया 2। हमने उधर क्या किया था, 10 से गुना। तो यहाँ कार्य में टोटल कार्य में 10 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 486। बी का एफिशिएंसी 2 है तो बी अकेला इस कार्य को 2 के एफिशिएंसी से 486 काम को कितना दिन में कर देगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6 यानी कि 243 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। 264 क्वेश्चन कहता है कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। फादर और मदर, अगर मदर का उम्र x है तो पिताजी का 5 वर्ष अधिक होगा, x + 5 होगा, यही होगा। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब देखिए पुत्री की आयु 12 वर्ष है। अब पुत्री की वर्तमान आयु से उसकी माँ की आयु 3 गुनी है, यानी इसकी माँ का जो उम्र होगा इसका 3 गुना होगा। यानी कि माँ का उम्र अगर 36 साल है तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा, 36 + 5 41 साल। बात को समझिएगा, यानी कि पुत्री का जो उम्र है ना उससे 3 गुना उम्र किसका है, उसके माँ का है। इसके माँ का उम्र हमारे पास कितना आ गया, 36 वर्ष। तो इसकी माँ का जो उम्र है, इसकी माँ के उम्र से इसके पिता की उम्र जो है वो कितना है, 5 साल अधिक है। अगर उसकी माँ 36 साल की है तो उसके पिताजी कितने साल के होंगे, 41 साल के। बात ये समझ गए। अब कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी। यानी कि अगर अभी पुत्री 12 साल की है तो 41 में से 12 घटा देंगे, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 1 गया 2, यानी कि उसके पिताजी की उम्र कितना होता, यानी उसके जन्म के समय तो 29 साल होगा उसके जन्म के समय। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।